Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we are discussing chapter first Introduction to Account part 6. In this part we discuss qualitative characteristics of accounting information, system of accounting and role of accounting. First topic is qualitative characteristics of accounting information. Quality. First of all, we discuss quality and after that we discuss qualitative characteristics. क्वालिटी क्या होती है? किसी भी पर्सन में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसमें कोई क्वालिटी होती है, वो हेल्पिंग नेचर का है, वो हर समय आपकी मदद करता है, या वो शार्प माइंड है। ये अलग अलग क्वालिटी है। तो उन्हीं क्वालिटी के बेस पे हम उसको पहचान सकते हैं कि भाई इसमें ये क्वालिटियाँ। अब उसके बाद अपन बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले भी अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग प्रोवाइड द वेरियस इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र. देर आर two type of user, internal user and external user, and they need different type of information which all information fulfilled by accounting. ये सारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है अलग अलग यूज़र को दी जाती है, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने को समझने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं the basic objective of financial statement is that profit and loss account must be give a true and fair view about the profitability position, and the balance sheet must reveal a true and fair view about the position of the assets and liability. Beside the basic aim, they should also possess the following qualitative characteristics so that the information content of the financial statement may be become more meaningful to its user. These attributes are, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, जो बेसिक एम है अकाउंटिंग का, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी शो करना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करती है, और एक फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट के थ्रू शो करती है। अब इसमें ट्रू और फेयर पिक्चर जो होनी चाहिए बिजनेस की, यानी कि सही सही प्रॉफिट और सही सही फाइनेंशियल पोजीशन बताए, ये तो बेसिक एम है ही है। उसके साथ साथ ये जो सारी इंफॉर्मेशंस हैं उनमें जो है ये क्वालिटीज़ जो है होनी चाहिए, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और इन्हीं के बेस पे हम जो अकाउंटिंग को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो ही अकाउंटिंग अपने आप में जो है कंप्लीट होती है। तो ये एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको कभी क्वेश्चन में आए कि एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसका मतलब यही है कि आपको ये क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लिखने होते हैं उसमें। तो इसमें एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। जो बेसिक चार जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स उस अकाउंटिंग में होने चाहिए। जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको एक एक का ओपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबल वर्ड होता है विश्वास। रिलायबल पर्सन वो होता है जिस पे अपन भरोसा कर सकें। आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको उस पर पूरा फेथ है और वो उसने आपके साथ कभी चीटिंग नहीं की, तो आप उस पर फेथ करने लगोगे और आपकी नज़र में वो रिलायबल होगा। तो ये रिलायबिलिटी अकाउंटिंग में भी होनी चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सारी रिलायबल होनी चाहिए कि उन पे अपन भरोसा कर सकें। ऐसा नहीं कि उसमें फेक डाटा या ऐसा कोई ओवर उसमें बढ़ा के कोई अमाउंट लिख दिया या कम करके लिख दिया, और उसमें कोई बेस नहीं है तो भी अपन ने कोई एंट्री कर दी, तो ये सारी चीज़ें उसकी रिलायबिलिटी को ख़त्म कर देती है। तो रिलायबिलिटी के लिए अकाउंटिंग में
ये होना चाहिए कि जो जो इन्फॉर्मेशन सही है एज इट इज़ आप उसको रिकॉर्ड करें, उसमें किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन यानी कि फेरबदल आप उसमें नहीं करें, तो वो रिलायबल बन पाएगी। तो अकाउंटिंग का ये बेसिक जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अकाउंटिंग जो है वो उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तभी वह सही रिजल्ट भी देगी और साथ में सही उससे आप प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकेंगे और सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता कर सकेंगे। तो रिलायबिलिटी इसका बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको अपन समझने जा रहे हैं। Reliability means that user of accounting information must be able to depend and rely on the information, यानी कि जो भी अकाउंटिंग के यूजर हैं वो उस पर डिपेंड हो सकें, यानी कि उस पर भरोसा कर सकें और उस पर डिपेंड हो सकें, तो वो रिलायबल मानी जाएगी। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड पर्सनल बायसनेस। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो एक तो एररलेस हो, यानी कि फ्री फ्रॉम एरर हो, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, और साथ के साथ पर्सनल बायसनेस यानी कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कभी कभी अकाउंटेंट जो है उन इंफॉर्मेशन को जो है वो मिस इंटरप्रेटेड यानी कि उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, तो ये बायसनेस कहलाती है। पर्सनल बायसनेस का मतलब है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसमें कोई चेंजेस करना। तो इन दोनों से अगर फ्री है, एरर और पर्सनल बायसनेस से, तो ही वो अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग रिलायबल बनेगी और उस पर विश्वास किया जा सकता है। The transactions are supported by documentary evidence and they are verifiable. Further, they should be free from the personal bias, where personal judgment is to be exercised. It should be judicious, reasonable, and free from bias. Personal judgment is normally required while valuing the stock, while making the provision for doubtful debts. Thus, due to care should be exercised while doing them. तो इसमें ये चीज़ है कि जब भी अकाउंटिंग हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एविडेंस के बेस पे होनी चाहिए। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज की, तो परचेज की है तो उसको आप उसका बिल होना चाहिए और जिस रेट पे आपने खरीदा है उसी रेट पे आप बुक में एंटर करें। आपने कोई चीज़ सेल की है तो उसका भी प्रॉपर आप बिलिंग करें और सही उसको बुक में रिकॉर्ड करें। कोई भी एक्सपेंसेस आप ज़्यादा करके दिखाते हैं तो ये बायसनेस होगी, और उसमें कोई भी इनकम जैसे आप कम करके दिखा रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि वो अकाउंटिंग में फेरबदल कर देते हैं। बिजनेसमैन भी कर सकता है ऐसा, अकाउंटेंट भी कर सकता है, तो वो अकाउंटिंग जो है सही रिजल्ट नहीं देगी। तो यहाँ पे बहुत सी बार पर्सनल जजमेंट भी जरूरी होता है। पर्सनल जजमेंट में ये होता है कभी कभी जैसे स्टॉक वैल्यूएशन होता है, ईयर एंड पे आप अपने शॉप का या अपने बिजनेस का जो भी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करते हो, उस टाइम पे भी आपको सही तरीके से उस स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल जजमेंट आ जाता है। तो उसमें हो सकता है आप ओवर एस्टिमेट करके अगर स्टॉक को दिखाओगे तो वो आपको प्रॉफिट को बढ़ा देता है, और कम करके दिखाओगे तो वो आपका लॉस ज़्यादा शो करेगा। तो कभी कभी क्या है, अकाउंटेंट अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए या ऐसा प्रेजेंट करने के लिए स्टॉक वैल्यूएशन में गड़बड़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और ये चीज़ें होती है, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। लेकिन अभी सिर्फ अपन इतना समझते हैं कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए और सही एंटर होनी चाहिए। उसमें किसी भी टाइप से अमाउंट का जो है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, तो ही वो अकाउंटिंग जो है परफेक्ट और सही मानी जाएगी। तो ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने समझा वो था रिलायबिलिटी। इट मीन्स accounting must be reliable, that the user must be able to depend on and they can trust on it। तो ये तो हुआ फर्स्ट। अब हम समझते हैं सेकंड जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए
वो है रिलीवेंस। Relevance accounting information exhibit by the financial statement must be relevant with the informational need of the various end user of the accounting services. They should not only disclose the statutory minimum requirement, they should also disclose other information with the desired by the user. For instance, information about segment, department and accounting conversation should be disclosed so that user may be draw a meaningful conclusion. रिलेवेंस का मतलब ये है जो भी अकाउंटिंग है वो यूजर के लिए यूजफुल होनी चाहिए, मतलब उसका यूजर से रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेटिवनेस होनी चाहिए कि यूजर को किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है जब रिपोर्ट शो की जाती है कंपनी के थ्रू या कोई भी बिजनेस अपनी रिपोर्ट शो करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो उसको नहीं दिखानी है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो छुपा देते हैं। तो यह सही नहीं है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है और जो भी इसके एंड यूज़र हैं उनके लिए जो हेल्पफुल हो, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करे, वो सारी इन्फॉर्मेशन सही सही और प्रॉपर और फुल्ली डिस्क्लोज उसका होना चाहिए। तो वो रिलेवेंस जो है अकाउंटिंग की बनेगी और हर एक यूज़र के लिए वो यूज़फुल होगी। और साथ के साथ अकाउंटिंग में हर एक जो भी है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको आप प्रॉपर शो नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो यूज़र उससे मिसगाइड हो सकते हैं। तो उसके लिए अकाउंटिंग में रिलेवेंस जो है वो ज़रूरी है और उसी के बेस पे ही जो उसका यूज़र है एक मीनिंगफुल कंक्लूजन और डिसीजन ले सकता है। उसके लिए अकाउंटिंग का रिलेवेंस जो है वो ज़रूरी है। इसी को और अपन समझते हैं। फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट, डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन शुड बी डिस्क्लोज सो दैट यूजर में ड्रॉ ए मीनिंगफुल कंक्लूजन। यही बात अभी अपन ने समझी। बट व्हाट इज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्यूट मैटर एज वन थिंग इज रिलेवेंट फॉर वन यूजर मे बी नॉट बी रिलेवेंट टू अदर यूजर। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन्स मोर and unneeded information which merely increase the confusion। अब यहाँ साथ साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, रिलेवेंस का मतलब ये नहीं कि अपन अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है उसको भी आप उसमें शो कर दें, क्योंकि कभी कभी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी यूज़र को जो है वो मिसगाइड करती है और कंफ्यूज करती है और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो यहाँ पे रिलेवेंस का मतलब है जिसमें पूरा भी शो हो जाए लेकिन सारा मीनिंगफुल मैटर जो है वही आपको डिस्क्लोज करना है और यूज़र को जो है प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्पफुल होनी चाहिए अकाउंटिंग। तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेवेंस का भी होना चाहिए। तो ये दो हमने समझे, फर्स्ट रिलायबिलिटी, सेकंड रिलेवेंस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड अपन समझ रहे हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि वो समझ में आने जैसा होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके यूज़र हैं उसको वो प्रॉपर समझ सकें। इस टाइप से या इस लैंग्वेज में उसको शो नहीं करना है जिससे कि वो अगला उसको अपने मीनिंग में यूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें जो उसका यूज़र है उसके अकॉर्डिंग उसको इजी करके या उसको समझ में आए ऐसा बना के अपने को उसको प्रेजेंट करना होता है। तो ये अपन समझते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। It implied that user of financial statement must interpret the accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। यानी कि जो यूज़र है उसको ठीक उसी तरह से समझ सके जैसे कि वो प्रेजेंट की गई है। तो उसका प्रेजेंटेशन इतना सिंप्लीफाई और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि अगला यूज़र उसको एज इट इज़ जिस वे में वो कन्वे की गई है उसी वे में उसको समझ सके, उससे कोई अदर मीनिंग ना निकाले। Thus, the user are assumed to possess reasonable knowledge of business and are willing to study the information with the reasonable diligence. The management must disclose the information. It is relevant for relevant for
यूजर्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो यूजर्स हैं उनके डिसीजन लेने में वो हेल्पफुल हो, वो उनको अच्छे से समझ सकें और जिस सेंस में वो प्रेजेंट की गई है उसी सेंस में यूजर उसका मीनिंग ले सके। तो कुल मिला के अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी कि समझ में आने जैसी होनी चाहिए उस यूज़र को, और वो प्रॉपर उसी तरीके से समझे जैसा कि वो डबल मीनिंग वाली उसमें नहीं होनी चाहिए। एक ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़र अलग तरीके से ले सकता है, तो उसको प्रॉपर और सही सही तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अब फोर्थ है इसका जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंपैरेबिलिटी। तो कंपेयर यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन को उसी टाइप की या अदर बिजनेस फर्म से कंपेयर किया जा सके, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से आनी चाहिए। Beside the fact that financial information is relevant, reliable, and understandable to the user, it is equally necessary that accounting information to be also comparable over a period of time and the accounting information of the similar business entity, यानी कि वो लास्ट ईयर की जो इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर की जो डाटा है उनसे भी कंपेरेबल हो और उसी टाइप की जो बिजनेस फर्म है उससे भी वो कंपेरेबल होनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसको अपन एक जैसे कंसेप्ट हर साल यूज करें। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर यूज कंसिस्टेंटली बाय द मैनेजमेंट। उसमें कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का है तो इस ईयर भी 1 ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 ईयर का अपन कंपैरिजन 6 मंथ से करें, 3 मंथ से करें तो वो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। तो एवरी ईयर जो आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन जो यूज़ की है उसमें भी सिमिलरिटीज होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि इसको लास्ट ईयर से या इसी टाइप की कोई दूसरी बिजनेस फर्म है तो उससे कंपेयर किया जा सके। तो ये हमने समझा चारों ही क्वालिटेटिव जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिलायबिलिटी मतलब अकाउंटिंग जो है रिलायबल होनी चाहिए। रिलेवेंस मतलब उसका रिलेवेंस होना चाहिए, यूज़र के रिक्वायरमेंट से वो लिंक होनी चाहिए। थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अगला उसको समझ सके, अच्छे से उसको इंटरप्रिटेट कर सके। और फोर्थ है कंपेरेबिलिटी, यानी कि वो कंपेयर की जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम अगला जो टॉपिक है उस पे आते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अपन समझने जा रहे हैं। प्रोसेस हमने पहले समझा ही था। अकाउंटिंग का प्रोसेस जो था, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासीफाई देम, समराइज देम एंड कम्युनिकेट टू इट्स यूजर। लेकिन जो अकाउंटिंग अपन जो करेंगे उसमें चाहे रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका एक सिस्टम है। तो अकाउंटिंग में ब्रॉडली जो दो सिस्टम चलते हैं और दोनों का जो अपना अपना एक मीनिंग है, डिफरेंस है, वो हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो दो सिस्टम है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो हम जितने भी हैं वो उनकी बुक्स में अपन मेंटेन करते हैं, उसके दो सिस्टम है। फर्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम और सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो दो सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के, एक तो डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पहले हम समझने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम and proper system which is invented by and developed by an Italian philosopher named Lucas Pacioli. लुकास पेसियोली ने 1494 में इसको इन्वेंट किया और डेवलप किया, और ये अपने आप में एक साइंटिफिक सिस्टम है। इसको हम समझते हैं सबसे पहले। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड इन 1494 by an Italian Lucas Pacioli. Under this system, every transaction have two aspects, debit and credit. Each transaction recorded once on the debit side and again on the
credit side as per certain principle. For instance, is goods purchased for cash, goods is coming in the business and cash is going from the business. Thus, both these aspects are recorded. Goods is debited and cash is credited with the same amount. ये एक एग्जांपल दिया है इसमें। इस डबल एंट्री सिस्टम में बेस ये है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों ही इफेक्ट आपको हर एक ट्रांजेक्शन में शो करने होंगे, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट माना जाता है और उन दोनों इफेक्ट को बुक में रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो सारा हमें अभी सीखना बाकी है। अभी सिर्फ हम सिस्टम समझ रहे हैं और उसके बाद जो अपनी पूरी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करती है। तो उसमें रूल्स होंगे डेबिट क्रेडिट के, अपने प्रिंसिपल होंगे, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है उनको अपन समझेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम समझने जा रहे हैं इस डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट होंगे हर एक ट्रांजेक्शन के और उनको डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में आपको बुक में रिकॉर्ड करना है। और इसमें जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे हमने कोई चीज खरीदी है तो गुड्स आई है, यानी कि जो चीज हमने खरीदी है वो हमारे पास आई है, लेकिन साथ में कुछ गया भी है, पैसा गया है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हुए। ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होंगे और उन दोनों इफेक्ट को अपने को रिकॉर्ड करना होगा। अब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इसके अपने रूल है, वो अपन जब जर्नल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि इसके दो एस्पेक्ट हैं और दोनों को ही अपने को बुक में रिकॉर्ड करना है, और वो एस्पेक्ट हैं डेबिट और क्रेडिट। अब इसको अपन समझें तो thus the double entry system of accounting may be defined as system of accounting in which every transaction is recorded at two places, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा, once on debit side and again on credit side. It is a systematic, complete and scientific method of recording financial transaction of business entity. This system is based on values as a certain principle of accounting are followed while recording business transaction. जब भी ट्रांजेक्शन और ये रिकॉर्ड करेंगे तो वो सारे के सारे एक साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसके अपने रूल होंगे, प्रिंसिपल होंगे और डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट आपको शो करने हैं। यही सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो शॉर्ट में अपन कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच each and every transaction recorded at two places, one debit side and second credit side. तो ये तो हुआ सिस्टम। अब अपन बात करते हैं, ये जो सिस्टम हमने समझा तो उस सिस्टम के बेस पे अपन समझ सकते हैं कि इसमें एक तो कुछ चीज़ें हैं, दो तीन बातें हैं, उसको अपन समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सिस्टमेटिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड of recording financial transaction. Second thing, each transaction is recorded at two places. First debit and second credit side. But according to principle of accounting, according to rules and convention of the accounting. Now we discuss the advantage of double entry system. ये जो साइंटिफिक सिस्टम है उसको पूरा का पूरा फॉलो करने के अपने को क्या एडवांटेज है वो अपन इस पॉइंट में समझेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज जो है वो इसको एक तरह से केवल जो पर्टिकुलर जिनको नॉलेज नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का उनके लिए ही वो डिसएडवांटेज जो है वो अप्लाई होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पहले एडवांटेज, फिर समझेंगे डिसएडवांटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम. इट इज मोस्ट ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने का ये सबसे अच्छा और साइंटिफिक मेथड है। पहला इसका एडवांटेज ये है। सेकेंड, keep record of all transaction are recorded systematic in books of account.
इससे हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है बुक में सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड है इसमें एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। इस मेथड को फॉलो करके हम जो अकाउंट्स तैयार करते हैं उसमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जो हमने समझा था जिसमें जर्नल बनता है, लेजर बनता है, रिजल्ट बनाने के बाद अपन इसको मैथमेटिकली जो है इसको चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बना के, तो इसमें चेक पॉइंट भी है। फिर है रिवेल प्रॉफिट और लॉस। बाय दिस सिस्टम वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। ये सिस्टम जो है फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। The financial position can be ascertained by the preparing balance sheet on periodical basis और यह है यूजफुल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी। इसकी हेल्प से हम दो फर्म में या लास्ट ईयर से आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इसमें जो भी चेंजेस आए उसके कॉजेस का भी पता चल सकता है। फिर है हेल्प इन मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजन। This system is also helpful for managers while they taking decision. Financial information is divided by the management accurately, so management decision can be taken in respect of control in future planning. और लास्ट इसका जो एडवांटेज है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। कोई भी टाइप का एरर या फ्रॉड है वो भी इससे अपन पता कर सकते हैं। सिंस इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो एरर एंड फ्रॉड कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर जो है इस सिस्टम को चेक करके आसानी से एरर या कोई फ्रॉड है तो उसका पता लगा सकता है, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं और सारे के सारे ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हुए हैं। अब एडवांटेज के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी अपन डिस्कस करते हैं। Disadvantage of double entry system. First, require detailed knowledge of principle of accounting. इसमें कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है अकाउंटिंग का। इसके सारे प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट जो है वो सारी की सारी अकाउंटिंग करने वाले को पता होनी चाहिए। यानी कि केवल कॉमन सेंस से इसको नहीं किया जा सकता, इसके बेसिक प्रिंसिपल का नॉलेज होना जरूरी है। और ये एक तरह से डिसएडवांटेज केवल उनके लिए है जिनको इन प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं है, तो पहले उनको नॉलेज लेना होगा तो ही वो इस सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। सिंस इट इज साइंटिफिक मेथड based on certain principles, so it is required for knowledge accounting principle amongst the keeper of accounting of books. जो भी बुक्स अकाउंटिंग का कीपर है, जो बुक रख रहा है, उसको इसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज के इसको यूज नहीं किया जा सकता। सेकंड है कॉम्प्लिकेटेड मेथड। डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, सो दिस सिस्टम इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। कॉम्प्लिकेटेड नेचर ये अगर आप इसके प्रिंसिपल, इसके रूल्स अच्छे से समझ लें तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं रहती। लेकिन ऐसा पर्सन जिसको इसका नॉलेज नहीं है, रूल्स का पता नहीं है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स वो नहीं जानता और दोनों इफेक्ट जो है वो पहचान नहीं पाता, उस पर्सन के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन केवल उन्हीं के लिए जिनको इसका नॉलेज नहीं है। एक बार नॉलेज एक्वायर करने के बाद ये प्रॉपर वर्क करता है। फिर है कॉस्टली सिस्टम। दिस सिस्टम इज रिक्वायर अकाउंटिंग स्टाफ एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दस सच स्टाफ इज पेड हायर सैलरी। पर्टिकुलर जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो बहुत ही छोटे स्केल पे अपना बिजनेस करते हैं, वो और उनको अगर इस डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो उनको किसी ऐसे पर्सन को जो कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट है और जो इस डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज रखता है उसको हायर करना पड़ेगा, उसको काम पे रखना पड़ेगा और बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये उन छोटे बिजनेसमैन के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली बन जाता है। फिर है सिस्टम नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं, जिनकी टर्नओवर बहुत ही कम है और प्रॉफिट बहुत ही कम है,
तो उनके लिए ये सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर उनको नॉलेज है तो वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ये पूरा अपन ने समझा डबल एंट्री सिस्टम। अब जो सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम हम समझते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, as the name suggests that all transactions are not recorded on double entry basis. In fact, it is incomplete double entry system. इसको इनकम्प्लीट सिस्टम भी बोलते हैं। यह सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें डबल एस्पेक्ट यानी कि दोनों इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इसमें केवल कुछ ही बुक्स मेंटेन की जाती है, जैसे कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन इन दिस सिस्टम। द मेथड इज नॉट साइंटिफिक, सो इट इज unsystematic, unreliable method of keeping accounting records. Thus, only small scale trader use this system. ये सिंगल एंट्री सिस्टम केवल जो छोटे स्केल के जो बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत ही कम टर्नओवर और प्रॉफिट लेवल कम होता है वही इसको यूज़ करते हैं। इसमें केवल कैश बुक यानी कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का ही ध्यान रखा जाता है और पर्सनल अकाउंट का ही ध्यान रखा जाता है, और इसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो कुल मिला के the system in which all transactions are not recorded on double entry basis called single entry system। सीधा सा इसका मीनिंग है। लेकिन ये आगे बिजनेस जो लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो ये तो था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें अपन ने डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम समझा। अब आज का जो थर्ड टॉपिक है वो अपन समझते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रही है, वो अपन इस पॉइंट में समझेंगे। जैसा अपन ने पहले भी समझा था मीनिंग, उसके बाद हम इसके रोल पे आते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर ऑफ द अकाउंटिंग has been changing with the economic development and with the increase of social responsibility. It play a role in many ways. ये जो है अकाउंटिंग जो कि रिलेटेड है रिकॉर्डिंग से, क्लासिफिकेशन से, समराइजिंग से, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे इसका रोल जो है वो चेंज हुआ है। तो अकाउंटिंग कैसे अपना रोल प्ले करती है अलग अलग फॉर्म में वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग का जो रोल है एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नाउ अकाउंटिंग इज रेफर्ड टू एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टेक्निकली डॉक्यूमेंट सो दे कैन बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड ओनली दोज हु आर फुल्ली कन्वर्सेंट विद द अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग जो है अपने आप में एक बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस अपने आप में कुछ नहीं बोलता, लेकिन अकाउंटिंग जो है उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी जाती है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इन फॉर्म ऑफ वेरियस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दे ऑल शो द अकाउंटिंग लैंग्वेज। बिजनेस की जो है एक अपनी लैंग्वेज जो है उसका काम करती है अकाउंटिंग। और लैंग्वेज का काम क्या होता है, जैसे अपने पर्टिकुलर कोई भी व्यूज़ हैं, अपने पर्टिकुलर व्यूज़ अपन दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज के थ्रू अपन बोल के ट्रांसफ़र करते हैं। तो लैंग्वेज की हेल्प से अपन अपने विचार दूसरे को पहुंचाते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस में क्या हो रहा है वो सारा का सारा रिप्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। सबके सामने जो है अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का काम करती है बिजनेस का। तो ये अकाउंटिंग का रोल हुआ एज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सेकेंड है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम भी रोल है, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कैलकुलेट की जाती है, डे टू डे रिकॉर्ड की जाती है, उसके क्लासिफिकेशन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उससे निकलती है, और बहुत सारे जो इसके यूज़र्स हैं जो हम पहले भी समझ चुके हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होती है। तो एक तरह से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी रोल प्ले करती है जिसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। These days, accounting act as an information system.
the collected accounting information is communicated by the management to various users of the accounting services. The accounting information relate to past transaction and provide no clue about the entity in future. Moreover, it ignore many qualitative information concerning quality of management, employee relation. इसमें ये दो इसके अपन ने जो लिमिटेशन समझी थी, क्वालिटेटिव या एम्प्लॉयर के रिलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग नहीं देती, लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो इसके यूजर्स हैं उनकी सर्विस के लिए अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करती है। फिर इसका रोल है रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जितना भी पास्ट में जो कुछ हो चुका है अकाउंटिंग, उस सब के सब रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखती है, उनको जब चाहें जैसे चाहें अपन देख सकते हैं। The accounting information is supplied among various users in the form of financial statement like profit and loss account and balance sheet at the end of accounting year. So information is a historical in nature. So it is also role as a providing historical records. फिर है इसका अगला रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी. Accounting is nowadays viewed as a service activity. It provides quantitative financial information to various users so that can make useful economic decision about the business entity. जो भी इसके यूजर हैं उनके लिए एक तरह से ये सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइड करा रही है, जिसमें उनको एक ऐसी हेल्प और ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। जो भी इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन के यूज़र हैं उनके लिए एक तरह से ये सर्विस एक्टिविटी भी करती है। तो ये अकाउंटिंग के रोल हुए, जिसमें अपन ने समझा रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी। तो ये अकाउंटिंग के रोल हुए। तो ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ, जो हमने अलग अलग पार्ट में समझा। आज इसका लास्ट पार्ट था, पार्ट 6, और इसमें हमने ये सारी चीज़ें समझी। आप अच्छे से इसको देखें और बार बार इसको रिपीट करें, जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।